नमस्कार। आज हम बात उस किताब की करने जा रहे हैं जिसका विषय इस वक्त सारी दुनिया में हलचल मचा रहा है, जिसके बारे में लोगों के अंदर इतने ज़्यादा भ्रांतियां हैं, इतना ज़्यादा भ्रम है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि हम धारा के किस तरफ बहेंगे। एक तरफ पूंजीवाद है जिसकी चमक दमक ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, तो दूसरी तरफ साम्यवाद है जिसकी व्यवस्था ने, जिसके विचारों ने, जिसके सिद्धांतों ने हमेशा लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। एक दौर ऐसा भी था कि पूरी दुनिया इन दो विचारधाराओं से बटी हुई थी, लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आज हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि साम्यवाद का इस एक तरह से कहें कि घेरा धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, जबकि पूंजीवाद धीरे धीरे लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। अब इस विषय के बारे में हम अगर जिस शख्स को आपके सामने लाना चाहते हैं वो सिर्फ विद्वान नहीं बल्कि लेखन के पंडित हैं और इस विषय के बेहतरीन ज्ञाता हैं। आप उनसे बात सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि वाकई में आपने किसी इतिहास के पन्ने को खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया है। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए सिर्फ एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा, और ये शेर आपको इस किताब के बारे में बातचीत के बाद महसूस होगा कि 190 साल पहले लिखा गया गालिब साहब का ये शेर कितना मौजू है। तो वो लिखते हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो हम आपके सामने ला रहे हैं इस किताब के लेकर। पहले तो किताब का नाम ये देखिए, वामपंथी दीमक। और ये किताब जो शीर्षक है वो अपने आप में पूरी कहानी कहता है, लेकिन ये कहानी यहाँ कहाँ से शुरू हुई और ये यहाँ तक कैसे पहुँची, इसको लाने वाले कौन हैं। तो हम ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आपके सामने लाते हैं अभिजीत जोग साहब को। अभिजीत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है और मुझे आशा है कि अपनी बात भी बहुत अच्छी तरह से चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जैसे विद्वान के साथ बात करके नहीं। किसी का भी दिन अच्छा हो सकता है, किसी का भी समय अच्छा हो सकता है। तो सर, आपने ये किताब, जो ये किताब है सुरुचि प्रकाशन से सामने आई है जी, आपने वामपंथी दीमक। सबसे पहले मैं इसके शीर्षक पे ही बात कर लेता हूँ। आखिर आप इस शीर्षक तक कैसे पहुँचे? ये दीमक क्यों? वामपंथी तो एक ऐसी विचारधारा थी जिसने दुनिया को एक नई परिकल्पना से रूबरू करवाया था, एक राजनीति को चलाने की, एक सिस्टम को चलाने की एक नई परिकल्पना थी। आखिर इसको दीमक कहने के पीछे आपका क्या तर्क है? ये मैं समझाऊंगा। उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाना पड़ेगा जी। और मार्क्सवाद का विकास कैसे हुआ, जी जी, इस विचारधारा का विकास कैसे जी हुआ, जी जी, इसमें बदलाव कैसे आया है, ये हम देखेंगे जी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मार्क्सवाद का मूल विचार क्या है। जी, बिल्कुल आसान शब्दों में अगर हम बोलेंगे, क्योंकि मार्क्सवाद का एक स्पेशलिटी है कि वो बहुत बड़े बड़े सिद्धांत सामने रखते हैं जी, जिसको बहुत स्कॉलरशिप का ऑरा दे देते हैं जी, और बहुत कठिन भाषा में वो सब सामने आपके प्रस्तुत करते हैं, ताकि उसके ऊपर चर्चा ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि लोगों के समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो हम बिल्कुल आसान शब्दों में बताएंगे कि मार्क्सवाद मतलब क्या है। मार्क्सवाद का मतलब ये है कि समाज को दो गुटों में विभाजित करो। एक गुट को बोलो ये शोषक है, दूसरे को बोलो ये शोषित है। शोषक और शोषित, इनमें हमेशा संघर्ष भड़कते रहना चाहिए। संघर्ष से अराजकता निर्माण होनी चाहिए, अराजकता से हिंसा निकलनी चाहिए, हिंसा से पूरा विध्वंस आना चाहिए। जी जी जी, क्योंकि उन्होंने ये हमेशा बोला है कि हजारों सालों से जो मानवीय सभ्यता बनी है जी, उस सभ्यता को हम पूरी तरह से उसका विध्वंस कर देंगे जी, और एक क्लीन स्लेट के ऊपर हम एक नए मानव का और एक नई सभ्यता का निर्माण करेंगे। जी, तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नया मानव, नई सभ्यता, इट साउंड्स वेरी गुड। जी, बट जब भी इनको मौका मिला तब उन्होंने कभी भी किसी भी
चीज़ का नया निर्माण करने की क्षमता आज तक नहीं दिखाई है। उनका जब भी राज आया किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो वहाँ से केवल और केवल अराजकता, हिंसा और विध्वंस, इसी का निर्माण हुआ है। तो इसलिए ये कहते क्या है और ये करते क्या है, इसका फर्क, कथनी और करनी में क्या फर्क है, क्या फर्क है, ये समझना जरूरी है, पहली बात जी। दूसरा, जब मार्क्स ने जब ये विचार प्रस्तुत किया, तब उसने कहा था कि ये जो क्रांति है, मार्क्सवादी क्रांति जो है, ये बंदूक से निकलेगी जी। ये रक्तरंजित क्रांति होगी, खून से लथपथ क्रांति होगी, और ये उन्हीं देशों में होगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ है। अच्छा। और उस वक्त सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ था इंग्लैंड और जर्मनी, इन दो देशों में। तो उन्होंने इन देशों के नाम भी बताए थे कि इन दो देशों में सबसे पहले क्रांति होगी, जो मजदूर लेके आएंगे, वो बंदूक से निकलेगी, और इसमें पूरी दुनिया के मजदूर शामिल हो जाएंगे। तो उसने बोला था कि सभी देशों का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, देशों का अलग अलग अस्तित्व नहीं बचेगा, सब देशों के मजदूर एक हो जाएंगे और ये पूंजीवाद को खत्म करेंगे, और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे रक्तपात करेंगे, ऐसा उसने लिखा हुआ था। तो इसमें से कोई भी उसका जो प्रेडिक्शन था, एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं निकला। क्योंकि इंग्लैंड और जर्मनी में क्रांति नहीं हुई, वो रशिया में हुई, जहाँ पे कोई औद्योगिकरण नहीं हुआ था, वो प्योर फ्यूडल अर्थव्यवस्था थी, जमींदारी की अर्थव्यवस्था थी। वहाँ पे किस तरह क्रांति हुई एक अलग कहानी है, बट उसमें हम अभी नहीं जाते। 1905 में जो हुई, करेक्ट। तो इंग्लैंड और जर्मनी में हुई नहीं जी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये जो पूरे पश्चिमात्य देशों के लोग थे, मजदूर थे, शोषित थे, वो अपने देश के लिए लड़े, उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी जी। तो जो मार्क्स बोल रहा था कि देशों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो भी किसी भी हालत में हुआ नहीं। तो फिर बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया पूरी मार्क्सवादी व्यवस्था में कि मार्क्स ने बताई हुई चीज़ें क्यों फेल हो रही है बार बार। तो फिर इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रेसिडेंट था एंटोनियो ग्राम्स्की जी, ग्राम्स्की। हाँ, तो उसने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जी। उसने बोला कि ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है, अभी मैं एक बात पहले स्पष्ट कर दूं कि जहाँ भी मैं वेस्टर्न कंट्रीज बोलता हूँ, दैट अप्लाइज टू इंडिया ऑल्सो। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है, जो पूरा फ्री वर्ल्ड हम जिसे बोलते हैं जी, वहाँ पे कम्युनिज्म को उनको प्रस्थापित करना है। तो उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए तभी वेस्टर्न कंट्रीज ही अस्तित्व में थी, भारत तो गुलामगिरी में था, मतलब इसमें परवशता में था। तो उसने ये कहा कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ये वेस्टर्न कंट्रीज के मजदूर या शोषित लोग तब तक कम्युनिज्म की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे जब तक वहाँ की सभ्यता और संस्कृति बनी रहेगी। अच्छा। क्योंकि ये वो लोग ये जो सभ्यता है और जो संस्कृति है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन हम जिसे बोलते हैं, वो अपना सिविलाइजेशन ऐसा मानते हैं, वो अपनी संस्कृति है ऐसा मानते हैं जी। और इसीलिए जब तक ये संस्कृति खत्म नहीं होगी तब तक ये लोग कम्युनिस्ट क्रांति के लिए तैयार नहीं होंगे। अच्छा। तो उसने ये बताया कि अभी हम जो नया स्ट्रैटेजी अपनाएंगे उसमें ये बंदूक से क्रांति नहीं निकलेगी, ये रक्तरंजित क्रांति नहीं होगी। तो संस्कृति को बल देने वाली जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस, उसको हम उसके अंदर हम घुस जाएंगे, हम उसको इन्फिल्ट्रेट करेंगे। उन्होंने लिख के रखा है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि हम उसको अंदर से इन्फिल्ट्रेट करेंगे और उसको अंदर से इतना कमज़ोर कर देंगे, ये लंबे समय तक काम चलेगा। उसने बोला है कि 1-2 दिन में नहीं होने वाला है ये क्रांति, बंदूक से आके सबको मार डालेंगे और ख़त्म करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। लंबे समय तक उनको हम अंदर से खोखला कर देंगे और एक दिन ये संस्थाएं कोलैप्स हो जाएंगी और उनके साथ ये पूरी संस्कृति खत्म हो जाएगी। अच्छा। और जब ये संस्कृति खत्म हो जाएगी तब ये लोग मार्क्सवाद की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो इसीलिए मार्क्स का जो मार्क्सिज्म था या उसका जो प्रपोजल था, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल मार्क्सिज्म, और ग्राम्स्की ने जो सिद्धांत रखा उसको हम बोलते हैं कल्चरल मार्क्सिज्म, क्योंकि अभी अटैक है कल्चर के ऊपर जी। तो जैसा मैंने बताया कि संघर्ष निर्माण करना है, तो संघर्ष करने के लिए जो संघर्ष बिंदु होते हैं, जो फॉल्ट लाइन्स होते हैं जी जी, तो मार्क्स के आइडियोलॉजी में वो फॉल्ट लाइन केवल एक फॉल्ट लाइन था, ओके, इकोनॉमिक। हाँ। तो कैपिटलिस्ट वर्सेस लेबर जी, और रिच पीपल वर्सेस पुअर पीपल जी, दैट वाज द ओनली फॉल्ट लाइन जी। व्हेन ही ब्रॉट इट टू कल्चर, देयर आर मल्टीपल फॉल्ट लाइन्स। तो नाउ इट कैन बी अ फाइट बिटवीन मेन एंड वीमेन। कल्चर के जितने भी पहलू है
जी 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 तो जी। सेक्स इज उसमें भाषा भी आ गई, उसमें भाषा आ संस्कृति गया, गई। धर्म आ गया, रेस आ गया। जी So now your racial identity is जी, important, जी, your जी। religion is important, जी। whether you are a man or a woman is important. क्योंकि ये हर एक बिंदु के ऊपर उनको संघर्ष भड़काना है, हाँ। और वो भड़काते आए हैं, ये उनका स्ट्रेटेजी है। हम्म। तो समाज को इतना विभाजित करो, उसमें इतना संघर्ष पैदा करो, और उसको यानी अंदर उन से फॉल्ट लाइन को जितना आप बड़ा कर सके, जितना बड़ा कर सकते हैं उसमें, और नए फॉल्ट लाइन्स निर्माण करो, पैदा जी। करो। तो ऐसा भी नहीं है कि जो है ताकि वो उनको वापस ताकि रीयूनाइट ना हो पाए। एग्जैक्टली, तो ये समाज टिकना नहीं चाहिए जी ये खत्म होना चाहिए, विभाजित होकर इतना कमजोर होना चाहिए कि एक दिन ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और तभी ये लोग कम्युनिज्म को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसको उसने नाम दिया था लॉन्ग मार्च थ्रू द इंस्टीट्यूशन। जी 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 जी। तो मार्क्स का जो क्रांति था वो रक्त रंजित क्रांति था जी। इसको ये बोलते हैं लॉन्ग मार्च थ्रू द इंस्टीट्यूशन। जी जी जी। तो लंबे समय तक चलेगा, बट वी आर रेडी। हम्म। तो 1920 के दशक में उन्होंने ये सिद्धांत रखा। जी आज बराबर 100 वर्ष पूरे हो गए, जी। बट उन्होंने इतना लंबे समय तक काम करके पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उसको विध्वंस के कगार पे लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है। जी। तो ये आज हम देख रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं, फिर ये कहानियां और आगे जी, चलती आप रहेगी। मैं उसी तरफ आ रहा था कि आपकी जो शुरुआत होती है किताब की, और वहाँ पे जब आप अपनी बात को कहते हैं कि वामपंथ की शुरुआत, तो आप पीजेंट वार जर्मनी में जो हुआ, आप उसका जिक्र करना शुरू करते हैं और वहाँ से अपनी बात कहना शुरू करते हैं। क्या था ये पीजेंट वार और किस तरीके से उसको आप इसकी बुनियाद मानते हैं? जी, ये जो बंशु मूवमेंट उसको बोलते हैं 1493 1493 में सबसे पहले जी शोषित लोगों ने, जो खेती में काम करते थे, जी हाँ जी हाँ खेती के मजदूर और गरीब किसान भी, जी, उन्होंने बड़े जमींदार जो थे जर्मनी में, सामंत लोग थे, सामंत लोग थे, उनके खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। हाँ जी, उनकी मांगे बहुत वाजिब मांगे थी, बहुत सही मांगे थी, जस्टिफाइड मांगे थी। तो उसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। तो मानवीय इतिहास का ये सबसे पहला आंदोलन था कि जहाँ पे शोषित लोगों ने कुछ बात अपनी रखने को शुरुआत की। जी जी आज तक शोषित लोग तो सिर्फ सहते आए थे। जी, बिल्कुल तो पहली बार उन्होंने, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये शुरुआत थी। जी ये शोषितों की जो मूवमेंट्स है उसकी ये शुरुआत थी। क्रिश्चियनिटी में एक नया रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट तभी शुरू हुआ था, जिसको हम प्रोटेस्टेंट मूवमेंट बोलते हैं। जी हाँ, तो उसका मार्टिन ल्यूथर जो था, जिसने ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू किया, चर्च का दमनकारी जो सब प्रभाव चल रहा था यूरोप के ऊपर, उसको खत्म करने के लिए, तो उसने वो मजदूरों की जो मांगे थी उसको सपोर्ट दिया। वो बोला कि बिल्कुल सही मांगे हैं, ये उनकी मांगे जो हैं उसको एक्सेप्ट होना चाहिए। उन्होंने ज़मींदारों को बोला कि आप उनके साथ जैसा व्यवहार करते हो, तो आपको जब गॉड के सामने जाओगे तो आपको शर्म से अपना आपका सर झुकाना पड़ेगा। तो इतना गलत व्यवहार आप उनके साथ कर रहे हो। हाँ, तो उसके कहने पे भी थोड़ा सा वो लोग मानने वाले थे, मानने के लिए तैयार हो रहे थे जमींदार लोग। वो बोल रहे थे कि ठीक है, आपकी कुछ मांगे हम मान लेंगे। लेकिन तभी उसमें एक थॉमस मंजर करके एक दूसरा, जिसे हम बोलते हैं रेडिकल थॉट जिसे बोलते हैं, वही उसको लेफ्टिस्ट थॉट करके आगे बोला जाता है। जी, तो रेडिकल थॉट रखने वाला वो थॉमस मंजर उसमें कूद गया, आहा, और उसने मजदूरों को बोला कि नहीं, आप ये बातें मत करो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप उसको एक रिवॉल्यूशन में परावर्तित हो जाओ, उसको हिंसा के बगैर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये लेफ्टिस्ट लोगों का आइडियोलॉजी है, जिसको हिंसा को वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं, अराजकता को promote करते अराजकता, हैं, उसकी शुरुआत यहाँ पे हो गई। हाँ, तो ये आंदोलन तो 1525 तक चला था। तो ये मार्टिन ल्यूथर जब आ गया तो 1517 में जी, वो जो बंशु मूवमेंट था उसको एक नया नाम मिला, जर्मन पेजेंट वॉर। जर्मन प्रेजेंट। तो जर्मन पेजेंट वॉर के तहत वो बातें चल रही थी, उनको उसमें से कुछ अच्छा परिणाम भी निकलने वाला था, लेकिन ये थॉमस मंजर ने उसको पूरी तरह से वायलेंट डायरेक्शन दे दी। और फिर जो जमींदार थे उन्होंने जो मान लिया था कि हम इनकी मांगे मानेंगे, वो फिर वापस आ गया और उन्होंने पूरी तरह से उनको खत्म कर दिया, क्योंकि उनके पास ताकत तो उनके पास जी ज्यादा जी थी। जी जी, तो हिंसा का मार्ग अपनाने से इनका इतना बड़ा नुकसान हो गया हाँ, कि जो उनको मिलने वाला था वो भी मिला नहीं, और पूरी तरह से आंदोलन सप्रेस हो गया। उनका ही खून बहा। हाँ, जनरली वही होता है कि अराजकता जब पैदा होती है
तो शोषित लोग ही सबसे पहले मरते हैं। बिल्कुल। तो जिनके नाम पे ये अराजकता पैदा करते हैं लेफ्टिस्ट लोग, हाँ। तो उनकी अराजकता का के जो बलि है वो शोषित लोग ही होते हैं। ये लोग समझते नहीं, हाँ। इसलिए उनके पीछे भागते हैं। आपने जैसे ये जो जर्मनी के इस पीजेंट वार का जिक्र किया, लेकिन आगे चलकर आप जो है इसको जोड़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति के साथ और रूसों के सिद्धांत के साथ, तो उसका और इस वामपंथ के उत्पत्ति के साथ क्या कनेक्शन बनता है? एक्चुअली कैसा है कि के बाद जो भी शोषितों के की मूवमेंट्स हुई जी, हर बार यही कहानी रिपीट हुई कि आम आदमी अपनी वाजिब मांगों के लिए अपना मूवमेंट शुरू करते हैं। उनके ऊपर सचमुच इतना अन्याय हो रहा होता है कि उसके लिए वो जस्टिस मांगने के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं, जी, जो जी, बिल्कुल सही होता है। लेकिन जो रास्ता वो अपनाते हैं, तो पहले तो वो बातचीत का रास्ता अपनाते हैं। वो अपनी मांगे रखते हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है, कुछ मांगे पीछे लेते हैं, कुछ मांगे उनकी मानी जाती है। तो ये लंबा चलने वाला प्रोसेस होता है, ये अनग्लैमरस प्रोसेस होता है, इसमें रोमांटिसाइजेशन नहीं है। जी, 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 बट क्रांति में बहुत बड़ा रोमांटिसाइजेशन। बिल्कुल। तो हर एक बार जैसा थॉमस मंजर उसमें कूद गए, जी, एवरी टाइम दिस लेफ्टिस्ट पीपल, अर्लियर दे वर नॉट इवन कॉल कम्युनिस्ट बिकॉज कम्युनिज्म का कोई थ्योरी था नहीं, लेकिन रेडिकल उनको बोला जाता था। तो ये रेडिकल लोग जो है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं, एवरी टाइम दे जम्प्ड इन, और वो जो मूवमेंट अच्छी तरह चल रहा था उसको उन्होंने डिरेल कर दिया, उसको हिंसा की तरफ लेके गए, और वो लोगों को, वो शोषित लोगों को जो कुछ उनकी मांगे पूरी होने वाली थी वो भी रह गई, और पूरी तरह से वो आंदोलन फेल हो गया। जैसे आप देखेंगे फ्रेंच राज्य क्रांति जो है, जी हाँ, तो 4-5 साल इतना अराजक सब फ्रांस में पैदा हो गया कि उसके बाद में उन्होंने बोला था कि हम सामंतशाही जो है उसको खत्म करेंगे। जी, वही बुनियाद थी उसकी, वही बुनियाद थी जी। और हम बादशाह का राज, मतलब किंगडम नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ पीपल्स गवर्नमेंट। जी, बट इतना सब होने के बाद फाइनली क्या हो गया, तो नेपोलियन के रूप में एक नया राजा ही नया राजा आया, तानाशाह बन गया। तो इतनी जाने गई, इतना खून बहा, उसके बाद में इट वाज अ कंप्लीट फेल्यूर। हाँ, तो यही होता है कि हिंसा का अगर आप रास्ता अपनाओगे तो जो बलशाली लोग हैं उनको आपको सप्रेस करने में आसानी हो जाती है। और यही फ्रेंच राज्य क्रांति में भी हुआ, यही पेरिस कम्यून करके उसके बाद में जी हाँ, लिखा है, जी हाँ, उसमें भी यही हुआ। एवरी टाइम, हर एक बार लोगों ने अपनी सही मांगों के लिए आंदोलन शुरू किया, उसको उसमें से कुछ अच्छा परिणाम भी निकलने वाला था, लेकिन ये लोग कूद गए। जैसे फ्रेंच राज्य क्रांति में जेकबिन्स करके उनको बोलते थे, तो जेकबिन्स वर द लेफ्टिस्ट, दे जम्प्ड इन, और पूरा उन्होंने डिरेल कर दिया वो आंदोलन को। दैट इज द हिस्ट्री ऑफ लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स। बट इसको इतना रोमांटिसाइज किया जाता है, जिसकी शुरुआत ही एक तरह से अराजकता के साथ हुई है, तो वो उसका जो परिणाम हुआ बिल्कुल वो भी अराजक रहा। बिल्कुल। तो लेकिन एक मुद्दा मैं बोलना चाहूँगा कि ये हर एक मूवमेंट को इतना रोमांटिसाइज किया है, जी, 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 इसके अराउंड इतना ऑरा खड़ा किया कि सब लोग उसके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन कोई ये देखता नहीं है कि रोमांटिसाइजेशन जो है ये केवल एक भ्रम है। उसमें मिला क्या, जो लोग उसमें मर रहे थे उनको कुछ मिला क्या, नहीं मिला। जी, 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 तो ये समझना बहुत जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कार्ल मार्क्स का जिक्र किया, तो वामपंथ की बात जब भी होती है तो कार्ल मार्क्स की बात होती है। बिल्कुल। इसको कार्ल मार्क्स को समझना क्यों जरूरी है, किस तरह से समझा जा सकता है, क्या इस पर थोड़ा सी आप रोशनी डाल सकते हैं? या मैंने काफ़ी विस्तार से इसीलिए लिखा है कि कार्ल मार्क्स की जो मानसिकता थी, जी, वो मानसिकता से वो सिद्धांत पैदा हुआ, जी, और उस मानसिकता वाले लोग ही इस सिद्धांत की तरफ आकर्षित होते हैं। हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जी, क्योंकि कई बार हमें ऐसा प्रश्न आ जाता है कि ये लोग ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, इनसे कोई अच्छी बात देखी क्यों नहीं जाती है। ऐसा हमें कई बार लेफ्टिस्ट वामपंथियों के बारे में जी हाँ, जी हाँ, प्रश्न होता है, भ्रांति भी पैदा होती व्हाई है। कांट दे सी गुड इन एनीथिंग, जी, ऐसा हमें कई बार लगता है, कई लोगों को लगता है। जी, तो उसका मूल जो है वो इस मानसिकता में है। तो अगर आप मार्क्स का लाइफ देखेंगे तो एक बहुत बड़ा विषय है, तो थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताऊंगा, शायद पूरी तरह से बता नहीं पाऊंगा, जी, जी, क्योंकि वो पढ़ना ही पड़ेगा। जी, जी, लेकिन मार्क्स का लाइफ जो है वो प्राइमरली इट इज
अ लाइफ लिटनी ऑफ फेलियर्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ उसकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुई। हाँ उसने कई सारे मैगजीन शुरू किए, तो पहला इशू आने के बाद ही वो बंद हो गई थी। पूरा लाइफ में उसने 1 रुपया भी कभी कमाया नहीं। हाँ He lived always on the Others. largesse given by Frederick Engels, who was his partner. और जो एंगल्स था उसने भी अपने बाप से लिया। His father was a industrialist. जी। तो कैपिटलिस्ट से पैसा लेके अपनी जिंदगी जीने में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कैपिटलिस्ट को जिंदगी भर गाली देते रहे। जी। तो इस तरह से जो उनकी लाइफ रही, तो उनकी जो फैमिली लाइफ थी वो पूरी तरह से, उसको हम फेल्ड फैमिली लाइफ बोल सकते हैं, कि उनकी बेटियों ने भी आत्महत्या कर दी। जी जी तो कई सारे लोग उसके फैमिली में शराब के नशे में डूबे रहते थे। एक उसकी डोमेस्टिक हेल्प थी लेडी, उसको उसकी मार्क्स का बेटा उसने पैदा किया जी। और मार्क्स ने उसको, अपने मित्र जो फ्रेडरिक एंगल्स थे, उनको कंपल्शन किया कि ही शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट चाइल्ड। तो इस तरह से जो उनकी लाइफ रही कि हमेशा कुछ भी उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने पुस्तकें जो लिखी जो बाद में बहुत प्रसिद्ध हो गई, जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल एंड ऑल दैट, बट उनके लाइफ में वो पुस्तकों को भी कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली। मतलब वो बुक स्टोर्स में ऐसी के वैसी पड़े रही, कोई किसी ने उसको खरीदा भी नहीं। तो जब रूस में क्रांति हुई, फिर नाम मार्क्स का नाम अलग तरीके से फेमस हो गया। लेकिन सर इसमें अगर हम कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल की बात करें, अगर उनकी जो कुछ बातें थी या उसकी जो मेन रिकमेंडेशंस थी, उसमें ऐसा क्या था कि लोग अचानक उसकी तरफ आकर्षित होते चले गए, पूरी व्यवस्था बदलती चली गई? ऐसा क्या खास था? एक्चुअली कैसा है कि हर एक के मन में एक भावना होती है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। जी, अन्याय की बात तो हर एक के साथ है, हर एक चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो। एग्जैक्टली जी। मतलब आप अगर जो भी प्रोफेशन में है, मैं अगर पूछूं कि आप और फलाना आदमी जी, इसमें वो आगे चला गया है, आपको कैसा लगता है क्यों गया? हाँ। तो आप बोलते कि नहीं मेरे साथ अन्याय हो गया। बिल्कुल, मतलब ये मानवीय स्वभाव है। बिल्कुल है ना? हाँ। मतलब एक सही है या गलत है ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरे को भी लगता है कि इससे मेरा बिजनेस है एडवर्टाइजिंग का, तो मेरे को लगता है कि कई साल मेरे साथ लोगों ने अच्छा नहीं किया। हाँ जी। तो मैं इससे और 10 गुना बड़ा हो सकता था, लेकिन मेरे साथ अन्याय हो गया। रास्ते में रोड़े लटकाते रहे। अन्याय इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी कन्वीनियंट व्हाट यू कॉल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाटएवर। एक खूबसूरत बहाना है। ऐसा खूबसूरत बहाना है। एग्जैक्टली। तो ये जो मानसिकता है उसको अपील करने वाली है आइडियोलॉजी। जी जी जी। क्योंकि आइडियोलॉजी बोलती है कि जो आपको सक्सेस नहीं मिला, हाँ आप प्रगति नहीं कर सके, तो इसका कारण आपके पास क्षमता नहीं है, ये आपका कारण नहीं है, लेकिन समाज आपके ऊपर अन्याय कर रहा है, ये इसका कारण है। तो सबको एक जैसा आउटकम मिलना चाहिए। इसमें मेन डिफरेंस क्या है और ये क्यों नहीं काम करता है, इसका मेन डिफरेंस ये है कि इक्वालिटी एंड इक्विटी ये दो अलग बातें हैं। इक्वालिटी इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको समान संधि मिलनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है। हमेशा कोई भी बोलेगा कि हाँ मौका हर एक को, यही एक ऐसा उनका की पॉइंट है जो जिसकी वजह से लोग आकर्षित नहीं होते। लेकिन इसमें फर्क है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। कि डेमोक्रेसी जो है उसमें भी यही माना जाता है कि अपॉर्चुनिटी शुड बी इक्वल। ठीक है। लेकिन इनका कहना है कि देयर शुड बी इक्विटी। इक्विटी इज इक्वालिटी ऑफ आउटकम। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम इज इम्पॉसिबल। आप किसी को भी बोलोगे कि आपको मैं सबको समान बराबर बांटूं, वेल्थ दूंगा, सबको समान पगार मिलेगा, सबको समान जो भी है सबको समान मिलेगा, तो ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब आप किसी को 10 लोगों को आप समझो जॉब पे रखते हो, तो आप सबको इक्वल सैलरी एक हायरार्की क्रिएट करनी पड़ती है। क्योंकि क्या होता है कि कोई ज़्यादा मेहनत करता है, कोई ज़्यादा डिसिप्लिन से काम करता है, किसी के पास कोई ज़्यादा एम्बिशियस होता है, हाँ। किसी के पास ज़्यादा स्किल है, उसने एक्वायर किया है, वो एक्वायर करने के लिए मेहनत की है, बिल्कुल, तो उसको तो उसका फल मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो जब आप सबको एक समान देने की कोशिश करते हो तो वो इकोनॉमी कभी आगे बढ़ती नहीं है। हाँ जी। तो यही हुआ जहाँ जहाँ कम्युनिज्म आया। तो व्हाई देयर इकोनॉमीज फेल्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल कि इक्विटी इज इम्पॉसिबल। और जब आप इक्विटी लोगों को प्रॉमिस करते हो
कि मैं सबको एक साथ जैसा बनाऊंगा, तो जिनमें क्षमता नहीं है या जो आलसी है, जिनको काम मेहनत करनी नहीं है, जिनमें कोई एम्बिशन नहीं है, बट उनको चाहिए कि नहीं मुझे भी सबसे इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए, मेरे को सबके जैसा मिले। क्या होता है कि गरीबी से आदमी निराश नहीं होता है, लेकिन मुझसे कोई अगर आगे और बढ़ रहा है तो उससे उसको ज़्यादा दिक्कत होती है, दुख होता है। बिल्कुल। तो ये मानसिकता जो है, इसके कारण लोग कम्युनिज्म की तरफ आकर्षित होते हैं। और इसमें एक ऐसा है कि जब मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं आपको इक्विटी दूंगा, इक्वल आउटकम दूंगा, वो मैं कभी भी नहीं पाता हूँ, कोई भी नहीं दे नहीं पाएगा। उसके बाद क्या होता है कि लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, रिजेंटमेंट आ जाता है, एंगर आ जाती है, खुन्नस आ जाती है कि यार सबने बोला मुझे लेकिन कोई भी नहीं दे पा रहा है। तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन अलग अलग तरीके से निकलता है जी। और इसीलिए कम्युनिज्म में बहुत खतरनाक आइडियोलॉजी है, इसीलिए बोलता हूँ मैं कि वो ऐसी बातें प्रॉमिस करते हैं कि जो कभी भी देना पॉसिबल नहीं है। नोबडी विल एवर बी एबल टू फुलफिल दैट। जैसे वामपंथ या कम्युनिज्म जिसकी आपने बात की, या कार्ल मार्क्स, ये तो जर्मनी से निकले और जर्मनी से बढ़े और वहाँ और उसके आसपास के इलाकों में अपनी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया। बिल्कुल। तो फिर ये रूस कैसे पहुंचा? ये वामपंथ आंदोलन जो था ये रूस तक कैसे पहुंच गया? क्योंकि सबसे बड़ा उसकी प्रयोगशाला कह सकते हैं कि वो रूस बना। बिल्कुल। और रूस से फिर पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ। तो रूस तक कैसे पहुंचा? इसके पीछे क्या हिस्टोरी है, क्या बैकग्राउंड है? एक्चुअली उनके कोई कलीग्स जो मार्क्स के साथ काम करते थे, उनके विचारों से बहुत प्रभावित हो गए थे। जी। जैसे एक बुखारिन करके था जी, तो उसने मार्क्स की जो किताबें थी और जो आइडियोलॉजी थी उसका ट्रांसलेशन रशियन भाषा में किया। अच्छा। और उसके साथ वो रशिया में पहुंच गया और वहाँ पे कई लोग थे जैसे लेनिन वगैरह, वो उससे बहुत प्रभावित हो गए। और मार्क्स रूस में जो वातावरण था वो इसके लिए बहुत पोषक वातावरण था, क्योंकि ज़ार की जो वहाँ पे सत्ता थी वो बहुत ही दमनकारी थी जी। मतलब सामान्य लोगों का आयुष्य जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा कठिन था, बहुत शोषण होता था। तो गलत सोसाइटी थी वो, पूरी तरह से शोषण से ग्रस्त लोग थे। तो इट वाज आइडियल सिचुएशन फॉर द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी टू, एक फर्टाइल जमीन वहाँ पे बन गई, वहाँ पे बनती थी। और वहाँ पे जो लोगों ने आंदोलन शुरू किया वो भी इसी तरह वही कहानी फिर रिपीट हुई कि सामान्य लोगों ने अपनी योग्य मांगों के लिए, राष्ट्र मांगों के लिए, वाजिब मांगों के लिए आंदोलन शुरू किया और उसमें ये लोग कूद गए और वो आंदोलन को डिरेल कर दिया। लेकिन इस टाइम उन्होंने क्या किया कि वो पूरा आंदोलन हाईजैक कर लिया। पहले क्या होता था कि आंदोलन फेल हो जाता था और फिर पहली सिस्टम वापस आ जाती थी, लेकिन हियर दे डिडंट अलाउ इट टू हैपन। दे हाईजैक्ड इट ऑन द बेसिस ऑफ राइफल्स और आर्म्स के साथ उन्होंने पूरा आंदोलन हाईजैक कर लिया और ज़बरदस्ती अपना रूल वहाँ पे थोप दिया। तो ये जो बताते हैं कि रूस क्रांति ये शोषितों की स्पॉन्टेनियस मूवमेंट थी, ये सब फेक स्टोरीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऑर्डिनरी लोगों ने शुरू की, उनको बड़ी मात्रा में सक्सेस मिलने वाला था। ज़ार ने ये मान भी लिया था कि मैं आपकी मांगे मानूंगा। जो उन्होंने 4-5 मांगे रखी थी उसमें से एक भी मांग ऐसी नहीं थी कि हमको कम्युनिस्ट रूल चाहिए या हमको इक्विटी चाहिए। मतलब कम्युनिस्टों की जो भाषा है, वामपंथियों की जो भाषा है, उस भाषा का प्रयोग उन मांगों में बिल्कुल नहीं था। उन्होंने ये बोला था कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए। उन्हें क्या चाहिए था? उनको ब्रिटेन जैसी लिमिटेड मोनार्की चाहिए थी। तो वो बोल रहे थे कि ज़ार को हम मारेंगे नहीं, ज़ार ने रहना चाहिए, ज़ार शुड कंटिन्यू। बट इंग्लैंड के राजा कैसे होते हैं कि उनके हाथ में कोई पावर नहीं होता है, दे आर ओनली शो पीसेस। तो लेट ज़ार बी ऑल्सो बी अ शो पीस एंड लेट देयर बी अ डेमोक्रेसी। तो दे वांटेड ए इंग्लैंड लाइक लिमिटेड मोनार्की एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटी। बट इन्होंने उसमें कूद के पूरी तरह से उसको डिरेल किया, उसको कैप्चर किया ज़बरदस्ती करके, और वहाँ पे कम्युनिज्म का रूल उन्होंने थोप दिया। तो ये वहाँ की स्टोरी है। जब रूस की बात हम करते हैं तो रूस में 2 नाम ज़रूर लिए जाते हैं, ख़ासतौर से कम्युनिज्म की जब बात होती है। एक नाम तो लेनिन है, बिल्कुल। दूसरा नाम आता है टॉल्स्टॉय का। बिल्कुल। इन दोनों का क्या रिलेशन और इन दोनों से कैसे बात आगे बढ़ती है कम्युनिज्म?
एकदम अच्छी आपका प्रश्न भी अच्छा है, और मैं एक अच्छी स्टोरी भी बताऊंगा आपको कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा अकाल आ गया था रूस में। जी हाँ। बहुत बड़े पैमाने पे लोग सफ़र कर रहे थे, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं जी था। जी जी जी। तो टॉल्स्टॉय ने तभी वहाँ पे एक सूप किचन करके सूप शुरू किचन, किया कि हाँ। जाके लोगों को एटलीस्ट खाना मिल सके, खाना तो मिल हाँ, सके, एक टाइम का मिल वो सके। कोशिश करते थे। उसके लिए बहुत जैसे हम लोग के यहाँ भंडारे लगते हैं भंडारे वैसे लगते हैं उसके जैसे, उसी तर्ज पे उनके बिल्कुल यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेनिन ने उसको विरोध किया था। हाँ। लेनिन का ये कहना था कि और बदतर जितनी उनकी अवस्था हो जाएगी, और जितने संकट आ जाएंगे, उतने वो रक्त रंजित क्रांति के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उनमें इतना एंगर आना चाहिए कि उन्होंने हाथ में बंदूक उठानी चाहिए। तो उसको क्या चाहिए था? उसको हिंसा चाहिए, उसको हिंसक क्रांति ही चाहिए, उसको उनकी स्थिति में सुधार नहीं चाहिए। सुधार को वो बोलते हैं कि दिस इज एंटी रिवोल्यूशन, क्योंकि आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे, सुधार लाएंगे, तो वो क्रांति के लिए तैयार नहीं होंगे। तो उनकी स्थिति और खराब करो। वो इतने भूखे होने चाहिए कि मतलब उनके सामने दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचना चाहिए कि अभी मेरे को शस्त्र ही उठाना है और मेरे को ब्लडी रिवोल्यूशन ही करना है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग ऑफ टॉल्स्टॉय एंड लेनिन। तो हमको ये देखना चाहिए कि हमको टॉल्स्टॉय के विचार अपनाने हैं कि हमको लेनिन के विचार अपनाने। बस सिंपल सा सवाल है एक्चुअली। अभी आपने ब्लडी रिवॉल्यूशन की बात कही, तो 1905 का ब्लैक संडे बिल्कुल कोई नहीं भूल सकता पूरी दुनिया में, बिल्कुल। और उसका कम्युनिज्म के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। वो क्या है? एक्चुअली उसका कम्युनिज्म के साथ कोई रिश्ता है ही नहीं। वो जो मूवमेंट था 1905 में, जैसा मैंने बताया कि ऑर्डिनरी लोगों ने शुरू किया था जी। वो जब मूवमेंट, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने जो 4-5 मांगे रखी और जो उसने जार ने मान ली, उस लेवल तक, उस समय तक कम्युनिस्ट वहाँ पे थे ही नहीं। उसमें उनका कोई सहभाग भी नहीं था वो मूवमेंट में। जब जार ने वो मांगे मानी, उसके बाद ये कूद गए उसमें। तो ये जो आप ब्लैक संडे बता रहे हैं, उसके पहले हुआ था। और एक जॉर्ज गैपॉन करके एक प्रीस्ट था, वो प्रीस्ट के नेतृत्व में हजारों लोग जार के अगेंस्ट में, विंटर पैलेस जहाँ पे जार रहता बिल्कुल, वहाँ पे वो एजिटेशन करके लेके गए। वो उनके हाथ में जार के बड़े बड़े फोटोग्राफ्स थे, चित्र थे, और वो लॉन्ग लिव द जार ऐसे गाने बोल रहे थे। मतलब जो हमें सिखाया जाता है कि उन्होंने जाके गुस्से में जार के आग लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है जी। वो जाके जार, क्योंकि उनको, जैसा मैंने बताया, उनको जार को हटाना ही नहीं था। वो जार को बोलते थे कि आप हमारी रबर स्टैम्प की तरह, आप सुनो, हमारी हालत देखो और आप चेंज करो खुद को, अपने आप को। हम आपको हटाना नहीं चाहते, आप रहो, यू शुड बी द फेस ऑफ रशिया, बट ब्रिंग डेमोक्रेसी। और जार ने तभी गलती क्या की कि उन्होंने उनके ऊपर उनके साथ बात भी नहीं की और गोलियां चलाई उनके ऊपर, और करीब 500-600 लोग उस दिन मारे गए और कई लोग जख्मी हो गए जी। और उसके वजह से और आंदोलन तीव्र हो गया और भड़क गया, और उसके बाद जार को उनकी मांगे माननी पड़ी। लेकिन उस क्षण तक कम्युनिस्ट का उसमें कोई भी सहभाग नहीं था। तो ये कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन था ही नहीं, ये सर्वसामान्य लोगों ने शुरू किया हुआ एक सामान्य एजिटेशन था। लेकिन वो भड़क गया बहुत, क्योंकि जार का रूल जो था वो बहुत दमनकारी था, और ये मोर्चे के ऊपर उसने गोलियां चला दी, तो उससे और वो भड़क गया। ऐसी स्टोरी है। कम्युनिज्म की जब भी बात होती है तो सर उसमें एक टर्म आता है अक्टूबर मैनिफेस्ट जी। ये क्या है? जब ये 1905 में ये आंदोलन फेल हो गया, क्योंकि जब इन्होंने कम्युनिस्ट उसमें कूद गए जी और उसको हिंसक बना दिया, तो फिर जार ने बोला कि जो मैंने आपके लिए आपकी मांगे मानी थी वो अभी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आपने हिंसा कर दी। तो वही कहानी, सेम कहानी, अच्छा, जो जर्मन पेजेंट वॉर से चली आ रही थी, वही कहानी फिर रिपीट हो गई। तो 1917 तक फिर लोगों का गुस्सा बढ़ गया। वहां से फिर बल्शेविक क्रांति, तभी भी बल्शेविक क्रांति नहीं है जी। यही सब झूठी कहानियां हमको सिखाई गई है। वहाँ पे भी अगेन लोगों ने, सर्वसामान्य लोगों ने, ऑर्डिनरी लोगों ने, जिनका कम्युनिज्म से कोई रिश्ता नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, उन्होंने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी। और तभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, रशिया उसमें इन्वॉल्व था। तो जार को लगा कि वॉर की वजह से लोग इतना कुछ मांगे अपनी और पुश नहीं करेंगे, लेकिन हालत इतनी ख़राब थी कि लोगों ने बोला कि नहीं, वहाँ वॉर तो ठीक है, लेकिन पहले आप हट जाओ।
और जार ने तभी भी उसकी जो आर्मी के लोग थे, मिलिट्री के लोग थे, उन्होंने जार को एडवाइस किया कि आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। तो जार स्टेप डाउन एक्चुअली, और एक उसने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया है। अच्छा, ये किस वक्त बनाया था? 1917। 1917 और 1919 में बल्शेविक। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप सुनिए जी। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जब बनाया, उस क्षण तक एक भी कम्युनिस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं था। अच्छा। वो आंदोलन में। अच्छा। उस वक्त लेनिन जो था वो स्विट्जरलैंड में था। जी हाँ। ट्रॉट्स्की जो था वो यूएसए में था, अमेरिका में। और स्टालिन वाज इन प्रिजन इन साइबेरिया। तो नो कम्युनिस्ट लीडर वाज इन्वॉल्व इन दैट मूवमेंट टिल प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज सेट अप। अच्छा। ऑर्डिनरी लोग थे। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की कि उन्होंने ये सब लोगों को इनवाइट किया, लेनिन को इनवाइट किया, ट्रॉट्स्की को इनवाइट किया, आप हम सब लोग रशियन हैं, आप आ जाओ एंड लेट अस ऑल मेक आवर कंट्री ग्रेट। तो इंग्लैंड ने उनको तभी एडवाइस भी किया था, इंग्लैंड वाज देयर पार्टनर कंट्री इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इंग्लैंड ने बोला था कि लेनिन को आप मत बुलाओ, ये बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन दे मेड दैट मिस्टेक, दे इन्वाइटेड हिम। दीज पीपल केम इन एंड अगेन डिड द सेम थिंग। तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप किया था उसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि लेनिन जो है वो प्लांटेड थे? बिल्कुल बिल्कुल। ट्रॉट्स्की जो आए अमेरिका से, अमेरिकन कैपिटलिस्ट ने उनको $2 मिलियन दिए थे उधर जाके दंगा करने के। जी। और जर्मनी ने उनको फंड किया था, आर्म्स एम्यूनेशन सब दिया था और ट्रेनिंग भी दी थी। तो उसके सहारे उन्होंने एक रेड आर्मी करके आर्मी खड़ी कर दी। और वो रेड आर्मी के मदद से उन्होंने ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जो था उसको हटा दिया। उनका जो पहला ये हो गया, क्या बोलते हैं, सेशन ऑफ देयर पार्लियामेंट, तो दे जस्ट एंटर्ड विद राइफल्स एंड दे सेड दैट आप खुद होके ऐसा एक ठहराव करो, एक क्या बोलते हैं उसको, यू मेक एन एग्रीमेंट अमंग्स योरसेल्फ एंड हैंड ओवर एवरीथिंग टू अस। और बिकॉज ऑफ द टेरर ऑफ दोज गन्स दे जस्ट वॉकड आउट। क्योंकि उसके पहले जो इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन में भी कम्युनिस्टों को कोई सपोर्ट नहीं मिला था। 75% ऑफ द सीट्स वेर वन बाय द पीपल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो सामान्य जनता का सपोर्ट जो था वो कम्युनिस्टों को बिल्कुल नहीं था। वो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट था लोगों का। लेकिन उन्होंने केवल और केवल दहशत के आधार पर, दहशतगर्दी के मदद से ये पूरा डिरेल कर दिया, पूरा हाईजैक कर दिया। यानी कि अराजकता जो था वो इनका मेन टूल था। बिल्कुल। और ये पूरा जो रोमांटिसाइजेशन है कि ये सर्वसामान्य लोगों का, शोषितों का एक बहुत बड़ा स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग था, दीज आर ऑल फेक स्टोरीज। ऐसा कुछ भी नहीं था। अपराइजिंग जो था सभी क्लासेस का था। जो क्लास वॉर जो इनकी फिलोसफी है कि रिच पीपल, एजुकेटेड पीपल, एलिट पीपल वर्सेस पुअर पीपल, ऐसा झगड़ा रशिया में कभी भी नहीं था। ऑल क्लासेस वर इन्वॉल्व अगेंस्ट जार, बिकॉज जार्स रेजिम वॉज वेरी रिप्रेसिव। और उनका जो ये अपराइजिंग था सभी क्लासेस का, पॉपुलर अपराइजिंग, उसको उन्होंने हाईजैक करके उसको कम्युनिस्ट आंदोलन बना दिया, कम्युनिस्ट रूल बना दिया। जर्मनी से किताब शुरू होती है और घूमते हुए तमाम अराजकताओं को देखते हुए, तमाम तरह के अपराइजिंग्स को देखते हुए ये किताब जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो अचानक कहने लगती है कि पूरी दुनिया में अगर इस कम्युनिज्म की इस बीमारी को किसी ने फैलाया है तो उसके पीछे अमेरिका है। बिल्कुल। उसके पीछे आप किस तरीके से इस लॉजिक पे या इस तर्क पे पहुँचे? एक्चुअली कैसा है कि इसके लिए भी फिर हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जी। एक ग्रीक फिलोसोफर है प्लेटो जी। और उसका रिपब्लिक करके एक ग्रंथ है। इसमें उसने ऐसा लिखा है कि दुनिया के जो आम लोग हैं, सर्वसामान्य लोग हैं, उनको ये समझता नहीं कि उनके लिए अच्छा क्या है। तो उनके ऊपर एक एलिट लोगों का एक छोटे ग्रुप ने उनके ऊपर राज करना चाहिए फॉर द गुड ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, बिकॉज ऑर्डिनरी पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड फॉर देम। सो एजुकेटेड एलिट ग्रुप शुड रूल ओवर देम, ऐसा विचार उसने उसमें प्लूटो का है। प्लूटो का है जी। और उसके आधार पर आगे
जिन्होंने भी जिसको हम बोलते हैं टोटलिटेरियन पावर्स जो थे जी। पूरी दुनिया के ऊपर हमारा ही कब्जा होना चाहिए, हाँ जी, या हमारा ही वर्चस्व होना चाहिए, ये विचार लेके जो आइडियोलॉजीज आगे बढ़ी, उन सबके पीछे ये प्लेटो का जो थॉट है उसके आधार पर उन्होंने उसको जस्टिफाई किया कि हम तो ये सर्वसामान्य लोगों के लिए कर रहे हैं। मोनोपोली जिसको कहते हैं। हाँ, क्योंकि वी आर डूइंग इट फॉर द गुड ऑफ पीपल बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन फॉर इम्पोजिंग उनका रूल पूरी दुनिया के ऊपर लादने के लिए उनको ये आइडियोलॉजी बहुत कन्वीनियंट लगी। तो 1870 में एक प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, जॉन रस्किन, और उन्होंने ये विचार वहाँ पे जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे उनको सिखाना शुरू किया। अच्छा। और वो जो स्टूडेंट्स थे वो दे वर ऑल वेरी इंटेलिजेंट बॉयज एंड गर्ल्स एंड कमिंग फ्रॉम वेरी एलिट फैमिलीज, बहुत रईस फैमिलीज से, बहुत एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज से वो लोग आए थे। तो उनका एक नेटवर्क बन गया उधर ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ में, और वो ये रस्किन के विचारों से बहुत प्रभावित हो गए। उनको सचमुच ऐसा लगा कि ये जो विचार है अच्छा है, और उसने ये बोला कि ये जो एंग्लो सैक्सन रेस है, मतलब दोज पीपल स्टेइंग इन यूएसए एंड इंग्लैंड, ट्रांस अटलांटिक एंग्लो सैक्सन रेस, दे हैव द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। उनकी जो विचारधारा है वो बहुत अच्छी है, डेमोक्रेसी है उसमें, लिबरलिज्म है, अच्छा। और डिसिप्लिन, ये जो वैल्यूज़ है ये सब, ये जिसको हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट वैल्यूज़, ये इन्हीं लोगों में है, एंग्लो सैक्सन लोगों में। तो ये एंग्लो सैक्सन कल्चर जो है इसका प्रभाव पूरी दुनिया पे होना चाहिए। और तो इसका सीधा मतलब क्या है कि अमेरिका और इंग्लैंड का राज पूरी दुनिया पे प्रस्थापित होना चाहिए उस समय इंग्लैंड आसान भाषा में। हाँ। तो इसके लिए ये लोगों ने एफर्ट करना शुरू किया। और इसमें क्या होता है कि पूरी दुनिया के ऊपर अगर अपना राज करना है तो दुनिया के लोगों ने खुद होके अपना राज अगर उनके हाथ में सौंप दिया तो अच्छा है, किसी के ऊपर जबरदस्ती करने से, of their own wish, effort and of their own accord, if they say that no you are our saviors, तो आप ही ये संभालो, मालिक हो। तो उन्होंने ये जाना, या उन्होंने ऐसा समझ लिया कि लोग खुद होके अपने हाथ में कब देंगे, जब उनको लगेगा कि अपने को सबके साथ, जैसे मैंने आपको बताया इक्विटी, तो इक्विटी जब प्रॉमिस कोई करेगा तभी लोग खुद होके अपना फ्रीडम सेक्रीफाइस कर देंगे जी। जैसे आप देखेंगे कम्युनिस्ट कंट्रीज में फ्रीडम कभी भी नहीं होता है, नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि चलो सबको अगर समान वेतन मिलने वाला है तो हम फ्रीडम भूल जाएंगे। इनिशियली ऐसा लगता है। हाँ। तो ये उन्होंने सोचा कि हम कम्युनिस्टों को प्रमोट करेंगे, उनके माध्यम से लोग अपना जो फ्रीडम है, अपनी जो राइट्स है, वो राइट्स खुद होके डेडिकेट कर देंगे सरकार की तरफ, और फिर हम ये लोगों को कंट्रोल करके हम पूरी दुनिया के ऊपर अपना, क्योंकि लाखों लोगों को कंट्रोल करने से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में 10 लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं, और उसका कंट्रोल करने वाला अल्टीमेटली एक ही आदमी होता है। तो इन समझो एक 50 लोगों का ग्रुप है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है इन द नेम ऑफ कम्युनिज्म, तो हम ये 50 लोगों को कंट्रोल करेंगे और हम पूरी दुनिया के ऊपर अपना राज प्रस्थापित कर देंगे। हाँ, अब तक की कहानी जो भी आपने, जितने भी इंसिडेंट सुना है, जितने भी विचार सुना है, उस पूरी यात्रा में कहीं पर भी ये महसूस नहीं हुआ कि लोग इसे दीमक समझेंगे। ठीक है, एक बात। इसका दूसरा पहलू ये बनता है कि इस समय तक, यानी कि अगर हम बात करें 1919 या 1900 के पहले हिस्से तक, तो वहाँ तक पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैलना शुरू हो रहा था, यानी लोग एक्सेप्ट करते जा रहे थे। सबसे पहले कब इसका तिलस्म टूटा, मार्क्सवाद का जिसको आप कह रहे हैं? एक्चुअली देखा जाए तो 1918 में इन्होंने कैप्चर कर लिया पूरा पावर, और 1923 तक ये स्पष्ट हो चुका था कि इस विचारधारा से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लेनिन ने जब पूरे मार्क्स के विचारों के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था में सब परिवर्तन किया तो पूरी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बंद हो गई।
उसने जैसा मैंने बताया कि उन्होंने बोला कि सबको सेम सैलरी मिलेगी, किसानों को बोला कि आप सिर्फ अपने लिए अनाज बाकी रखो, बाकी सब सरकार को आपको देना पड़ेगा। तो किसी को कोई फ्रीडम नहीं है। और इसी आधार पर ही यूएसएसआर का गठन हुआ था। यूएसएसआर का इसी आधार पर, अब जब हम रशिया बोल रहे 1922 या 23 में तब यूएसएसआर का गठन बन हुआ चुका था, जी, बन चुका था। तो उसका बुनियाद यही थी। उसका बुनियाद यही थी कि मार्क्स के विचारों के आधार पर पूरी अर्थव्यवस्था चलेगी जी और उसका मतलब ये था कि इक्वल इनकम सबको मिलेगा जी, और ये सरकार डिसाइड करेगी कि किसको क्या देना है। तो इससे करप्शन पैदा हो गया, इससे किसी को यहाँ से करप्शन पैदा होता है। यहाँ से करप्शन शुरू हो जाता है क्योंकि सब अगर सरकार के हाथ में है, सब पावर्स जी, और किसको कितना पैसा मिलेगा ये उसके खुद के मेहनत पे नहीं, लेकिन सरकार की मर्जी पे अगर डिपेंडेंट रहता है तो ये पावर जिसके हाथ में जाते हैं वो तो करप्शन करेगा ही। जी हाँ, और किसी को ज़्यादा मेहनत करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं बचा, ज़्यादा डिसिप्लिन से काम करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं बचा, काम करने के लिए ही मोटिवेशन नहीं बचा। मैं क्यों काम करूँगा, मेरे को तो पगार मिलने ही वाला है। तो इस वजह से ये जब विचार लोगों के मन में बैठ जाता है तो अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है। और केवल 4-5 सालों में ये रशिया में स्पष्ट हो गया। और उसी वक्त एक बहुत बड़ा अकाल भी उधर जी आ हाँ, गया। एक अकाल पड़ा था। और उस अकाल में ऐसा हो गया कि पहले ही अर्थव्यवस्था बंद हो चुकी थी, कुछ उत्पादन नहीं हो रहा था, उत्पादकता खत्म हो गई थी, खेतों में भी उत्पादन नहीं हो रहा था क्योंकि किसान भी बोल रहे थे अगर सरकार को ही सब देना है तो मैं क्यों मेहनत करूँ। तो नो मोटिवेशन फॉर वर्किंग, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्तब्ध हो गई थी। और उसमें अकाल जब आ गया तो लोगों के बिल्कुल खाने के लाले पड़ गए। तो लाइक गैंग्स ऑफ पीपल वेर रशिंग, आई मीन रनिंग अराउंड इन द सिटीज, जो भी अवेलेबल है उसको खींच रहे थे उसको। तो जिस वक्त ये मार्क्सवाद अपने पैर पर फैला रहा था और लोगों के बीच में अपनी एक तस्वीर तैयार कर रहा था, लोग उसकी तस्वीर को बना रहे थे या बिगाड़ रहे थे, जो भी हो रहा था, तो वो पूर्वी यूरोप या रूस वाले हिस्से में हो रहा था। करेक्ट। उस वक्त अमेरिका या पश्चिम यूरोप का जो कैपिटलिज्म था या मोनार्की थी, वो किस तरह से एफर्ट कर रही थी कि ये मार्क्सवाद उसके यहाँ ना आए? वो उसने अपने बैरियर कैसे बना रखे थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो पूरा कोल्ड वॉर ही शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो बहुत बात की बात है। Correct. मैं उससे पहले 1930 के आसपास जो एक तरह से कैसे ग्रेट डिप्रेशन आया था, करेक्ट। तो उस समय कैपिटलिज्म का वाज इन डेंजर जी, बट फिर भी उन्हें ये पता था कि इसका फेलियर उसके पहले ही स्पष्ट हो चुका था, जैसे मैंने 1923 में ही हो चुका जी जी जी। उस वक्त इनफैक्ट अमेरिकन पीपल कलेक्टेड मनी और एक हूवर कमीशन के माध्यम से उन्होंने वो पूरा पैसा रशिया में बेच के वहाँ पे लोगों को खाना खिलाया। तो वेस्ट में तो पता ही था कि ये फेल हो चुका है। ये लोगों ने सिर्फ अपने लोगों को बार बार ये बताते गए कि हमारी आइडियोलॉजी गलत नहीं है, बट इस वक्त इसका इम्प्लीमेंटेशन गलत हो गया। अब हम इम्प्लीमेंटेशन अच्छा करेंगे और आगे चल के फिर अपनी उत्पादकता बढ़ेगी और मार्क्स ने जो बताया था उस तरह से तरीके से हमारी बहुत ज़्यादा प्रगति होने वाली है। तो ये झूठे सपने दिखा के उन्होंने अपना रूल कंटिन्यू किया, बस दूसरा कुछ नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मार्क्स को फैलाने के लिए उन लोगों ने जो भी तिकड़म टूल्स इस्तेमाल किए, आपकी नज़र में वो क्या क्या थे इम्पोर्टेंटली? उनका यही कहना था कि अगर सोशल जस्टिस, सबको अगर न्याय मिलना है तो केवल मार्क्सवाद के राज में ही मिल सकता है। और दूसरी तरफ थी ज़बरदस्ती, क्योंकि देयर वाज कंप्लीट, क्योंकि मार्क्सवाद का एक फेस तो तानाशाही भी है। तानाशाही है जी। तो किसी को अगर फ्रीडम चाहिए तो ये उसको कोई रास्ता नहीं है फ्रीडम पाने का। हाँ। उसको दबा दिया जाता है जी। उसको सप्रेस किया जाता है। तो ज़बरदस्ती और झूठी कहानियाँ, ये दोनों के आधार पर उन्होंने अपना ये रूल कंटिन्यू किया। 1991 में ये दोनों का भी दायरा जब खत्म हो गया तब वो कोलैप्स हो गया। और वो कोलैप्स कैसे हुआ? लाइक पैक ऑफ कार्ड्स। अब आप देखेंगे तो पूरे रशिया में, पूरे यूएसएसआर में, पूरे वेस्टर्न यूरोप में जब ज़बरदस्ती जो थी, जब गोर्बाचोव ने बोला कि अभी मैं टैंक्स नहीं भेजूंगा, तो इन 2-4-5 दिनों में सब खत्म हो गया। हाँ। कि इतना उसका फाउंडेशन इतना वीक था कि जस्ट फेल लाइक पैक ऑफ कार्ड्स। अगर उसमें कोई भी दम होता उनकी बातों में तो दे वुड हैव एटलीस्ट सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम, उन्हें रेजिस्ट किया होता।
लेकिन लोगों के दिमाग में यही था कि हमको ये नहीं चाहिए, और वो बिल्कुल लाइक पैक ऑफ कार्ड्स खत्म हो गया। पैक ऑफ कार्ड्स की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके पीछे एक और कहानी जो फैलाई गई है या फैली है जो भी है कि 1984-85 के बाद CIA या अमेरिका ने पूरी तरह से इस USSR को कंट्रोल करने के लिए अपने तमाम हथकंडे शुरू कर दिए थे। ख़ास तौर से जब 79 में अफ़गानिस्तान में USSR ने एंटर किया था, उसके बाद से वो सारी चीज़ें उन लोगों ने कैप्चर करनी शुरू कर दी कि हमको USSR को तोड़ना है। एनीवे, हम जिस दौर में आ रहे हैं यानी कि 84 ऑनवर्ड्स, तो वहाँ पे एक और देश का उदय होता है कम्युनिज्म के स्ट्रॉन्ग प्रयोगशाला के तौर पे, वो है चाइना। बिल्कुल। तो चाइना किस तरीके से इस इन्फ्लुएंस में आया और कैसे उसने अपने आप को इसी रास्ते पर आगे बढ़ाया? बल्कि ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में भी चाइना का जो कम्युनिज्म है वो रशिया से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। ऐसा क्यों? एक्चुअली 1950 में वहाँ पे माओ ने शुरू किया जी, सेम कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन लाइक रशियन रिवोल्यूशन, जी, विच अगेन इज़ द सेम स्टोरी। तो हम उसमें अभी नहीं जाएंगे, लेकिन चाइना में माओ ने जब इस्टेब्लिश किया कम्युनिज्म, वहाँ पे भी वही स्टोरी हुई कि कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था से देश की प्रगति नहीं होती है, देश में संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। आप संपत्ति का इक्वल डिवीजन कब करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन कब करोगे? तो पहले निर्माण तो करना पड़ेगा। जी, आप बांटोगे क्या? जी, अगर कुछ निर्माण ही नहीं हो रहा है तो आप संपत्ति कैसे बांटोगे? जी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज फाइन एज लॉन्ग एज देयर इज मनी। जी, अगर पैसा ही नहीं, आप बना नहीं रहे हो, जी, तो कहाँ से बांटोगे? तो वो गरीबी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो पैसे का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इट्स ए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्टी बेसिकली। तो वही अनुभव उनको भी हुआ। हाँ, और हम जो आज समझते हैं कि चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, यही बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि 1978 में डेंग जियाओपिंग जो थे, जी, उन्होंने बोला कि ये कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था से काम नहीं चलने वाला है। अगर चीन को आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, संपत्ति का निर्माण करना है, तो हमको ये आइडियोलॉजी छोड़नी पड़ेगी। तो उसने पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी। उसका बहुत फेमस सेंटेंस है, वो बोलता है कि बिल्ली काली है या सफ़ेद है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज शी कैचेस द माइस। तो चूहा जब तक वो पकड़ती है तो वो काली है या सफ़ेद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से हम जाते हैं, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज वी क्रिएट वेल्थ। और जब तक हम वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे तब तक देश की प्रगति नहीं होगी। जी, तो इस विचार से उसने 78 से पूरा अपना रुख बदल दिया। जी, और वहाँ पे आज जो कम्युनिज्म है वो केवल डिक्टेटरशिप के लिए वो कम्युनिज्म उन्होंने रखा है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल चलना चाहिए, यानी कि वो जो हथियार है उनका वो कम्युनिज्म वो है। कम्युनिज्म के हथियार से वो डिक्टेटरशिप लाते हैं देश के ऊपर, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से कैपिटलिस्ट विचार से वो अर्थव्यवस्था चलाते हैं। और इसी यानी दोनों का घालमेल कर रखा है उन्होंने मिक्स कर दिया है। जी। ऐसे अब मैं पूरी दुनिया की बात को छोड़ता हूँ, और जिस वक्त ये कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैल रहा था, हिंदुस्तान उस समय गुलाम था। बिल्कुल। और यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ों की हुकूमत चल रही थी, सारा व्यवस्था अंग्रेज़ों के हाथ में थी। हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में कम्युनिज्म को कहाँ से ज़मीन पर पैर रखने का मौका मिला और कैसे? एक्चुअली मार्क्स का जो आकलन था, मार्क्स ने बोला था कि वो भारत में कभी आया नहीं। वहाँ पे बैठ के वो भारत के बारे में उन्होंने एक लेख लिखा था वॉशिंगटन के एक न्यूज़पेपर में। उन्होंने बोला था कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसके लिए ब्रिटिशों का राज यहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि भारत की जो विचारधारा है नहीं, लेकिन उस वक्त भारत एज ए होल नेशन नहीं था। वो तो रियासतों में बटी हुई एक मतलब ज़मीन का टुकड़ा था, कह सकते हैं। एक देश के तौर पे वो उसकी कोई स्टेब्लिशमेंट नहीं थी। तो फिर उनके अंदर इस तरह का विचार कैसे आया कि अगर क्या उन्होंने पहले कल्पना कर ली थी कि भारत जो है वो एक देश बनेगा? नहीं, भारत देश तो था ही नहीं, कभी ना कभी तो अंग्रेज यहाँ से जाएंगे, तो ऐसा उन्होंने सोच लिया था। तो यहाँ पे जब भारत इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो यहाँ पे किस विचारधारा का प्रभाव होना चाहिए,
तो जो कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए थे उनका ये मानना था कि यहाँ पे कम्युनिज्म आना चाहिए। तो इस विचार से ही वो काम करते क्योंकि उसके जो शुरुआती दौर के जो लीडर्स कम्युनिज्म के लीडर थे वो नमूदिरीपाद में से एक थे। करेक्ट। और उन्होंने अपने आंदोलन को, मतलब बाहर के आंदोलन को इंडिया में काफ़ी डेवलप करने की कोशिश की है, बहुत लोगों को जोड़ा। ऐसे में आपने एक जगह किताब में जिक्र किया जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कांग्रेस का जब रिजीम था हमारे हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री और लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी की कम और केजीबी की ज़्यादा चलती थी। बिल्कुल। जो कि रूस की खुफिया एजेंसी थी। बिल्कुल। ऐसा किस आधार पे या किस रेफरेंस से आप इस बात को इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं? एक्चुअली जब 1971 का वॉर हुआ तब अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया जी। हेनरी किसिंजर जो थे जी, उनको चाइना से दोस्ती करनी थी और चाइना से दोस्ती करने के लिए वो पाकिस्तान को यूज़ करना चाहते थे। अमेरिका जो है वो अपना स्वार्थ देखती है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको तभी चाइना, क्योंकि रशिया के अगेंस्ट उनको चाइना से युति करनी थी, रशिया को अलग थलग करने के लिए। चाइना एंड रशिया शुड नॉट कम टुगेदर, इसलिए चाइना को अपनी तरफ खींचने के लिए। और उनको पता था कि पाकिस्तान और चाइना का काफ़ी दोस्ती है और चाइना से इनका कोई संवाद ही नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को बैक किया। तब हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं था, हमको रशिया की तरफ जाना पड़ा। तो हमने रशिया से पैक्ट कर लिया क्योंकि अमेरिका ने उनका 7th फ्लीट भी भेज दिया था हमको 71 वार धमकाने के लिए। धमकाने के लिए। तो फिर उनको कंटेन करने के लिए जैसे हम चेस खेलते हैं जी, तो हमको शहर किसी ने दिया तो हमको दूसरा शहर तो उसको देना पड़ता, मानना पड़ेगा। हाँ। तो हमने रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ दोस्ती कर ली। यूएसएसआर भी कोई चीज़ फुकट में तो करने वाला नहीं था, जाहिर है उसके अपने इंटरेस्ट थे। उन्होंने मदद की तो उसका उन्होंने कॉस्ट लिया हमारे से, तो उनको पूरा एक्सेस मिल गया हमारे सरकार के साथ सिस्टम में जी। और वो एक्सेस का उन्होंने फ़ायदा उठा के पूरा कब्जा हमारे देश की जो डीप स्टेट हम जिसे बोल सकते हैं, हर एक कंट्री के अलग अलग डीप स्टेट होती है, तो हमारी डीप स्टेट जो थी उसके ऊपर उन्होंने पूरी तरह से अपना कंट्रोल जमा लिया। तो कोई भी धोरण जो है हमारा वो रशिया के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। उनको उनके लिए जो कन्वीनियंट है वही पॉलिसीज़ हमारे देश ने इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक कंट्रडिक्शन डेवलप होता है कि अगर हम रशिया के साथ, चूँकि हमारी रशिया के साथ दोस्ती का सिलसिला 1952 से शुरू होता है, जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने नॉन लिनायल मूवमेंट के बारे में प्लान करना शुरू किया था 61 के आसपास, तो फिर ये रशिया के साथ हमारा जाना तो ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप में थे। बिल्कुल। और निक्सन जो थे वो एशिया के ऊपर उनकी बड़ी टेढ़ी निगाह थी, कहा जाता है ऐसा कि निक्सन, और जब इंदिरा गांधी ने ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में वॉर करने की प्लान किया और उसकी जो उनके पास ब्रीफिंग पहुंच गई, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। ऐसा भी मैंने कहीं सुना है कि किसिंजर को जब निक्सन ने भेजा ही इसलिए था ताकि वो चाइना के अंदर ये थ्रेट पैदा करें कि अगला नंबर तुम्हारा है, इंदिरा गांधी अब तुम्हारे ऊपर अटैक करेगी। तो चाइना को इस थ्रेट से उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे अब एक दूसरी बात पैदा होती है, जो हम कम्युनिज्म की बात करें, तो ऐसे में अगर हम रशिया के वाकई में इतने इन्फ्लुएंस में थे, यानी केजीबी के इतने इन्फ्लुएंस में थे, तो हमारे अंदर कम्युनिज्म उस तरह से क्यों नहीं डेवलप हो पाया? क्योंकि भारत की मानसिकता जो है, ये भारत की मानसिकता संघर्ष के लिए रेडी नहीं है। भारत का पूरा आप कल्चर देखेंगे हजारों सालों से जी, तो हमारा कल्चर जो है वो समन्वय का कल्चर है, हमारा कल्चर जो है संतुलन का कल्चर है। तो भारत का डीएनए जो है वो डीएनए में संघर्ष है ही नहीं, और कम्युनिज्म का जो कोर है वो पूरा संघर्ष है, जैसा मैंने आपको बताया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने शुरुआत में बताया। तो ब्लडी रिवॉल्यूशन, संघर्ष जी, ब्लडशेड जी, दिस इज समथिंग विच डजंट अपील टू इंडियन माइंड। तो भारत में कम्युनिज्म कभी भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि मूल आधार ही अलग है। भारत का विचार ही अलग है। भारत का विचार समन्वयवाद का है।
और इसलिए ये भारत में डेमोक्रेसी ही चलेगी। अब यहाँ पर आपका ये टाइटल आता है जी कि अगर जब कम्युनिज्म को ये महसूस हो गया या उसके लीडरशिप को ये महसूस हो गया कि हम इंडिया जैसे इतने बड़े हिस्से में हम अपनी स्थिति इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते, तब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने अपना शेप दीमक का बनाया। बिल्कुल। और वो अपने यहाँ की जो सोसाइटीज़ थी, यहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस थे, उसमें एंटर करने की कोशिश की। तो उसके कोई ऐसे आउटकम्स आपके सामने आते हुए दिखाई दिए जिसकी वजह से आपको लगे कि नहीं, ये वाकई में दीमक है और इनका इस टर्मरिक का इलाज करना ही चाहिए? बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे विषय है कि जो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर, वो भी ज़्यादा करके अमेरिका के ऊपर, बिकॉज अमेरिका वाज द सुपर पावर ऑफ दोज, आज भी है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको खोखला करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उनका ये कहना था कि हम सभी इंस्टीट्यूशन, जैसा मैंने बताया कि सभी इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम घुस जाएंगे। कौन सी इंस्टीट्यूशंस? तो एक है जो मानवीय विचार पर प्रभाव डालती है, मानव के विचार को दिशा देती है, वो है शिक्षण व्यवस्था जी, शिक्षा व्यवस्था, वो कंट्रोल करना है। तो आप देखेंगे पूरी दुनिया में एकेडमिक्स इज ऑलवेज कंट्रोल बाय द लेफ्ट जी, दैट इज वन। दूसरा है मीडिया, मीडिया का प्रभाव रहता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो मीडिया पूरे हमेशा उनके कब्जे में रहती है, कब्जा करते हैं वो लोग। तीसरा है एंटरटेनमेंट। तो आप हॉलीवुड लीजिए, बॉलीवुड लीजिए, OTT प्लेटफॉर्म्स लीजिए, कोई भी एंटरटेनमेंट का जो प्लेटफॉर्म है हमेशा उनके कब्जे में रहता है, बिकॉज दे डू इट डेलिबरेटली। इन संस्थाओं को अपने कब्जे में लेते हैं, यानी वो तमाम संस्थाएं जिसका आम लोगों पर असर ज़्यादा पड़े। दूसरा एक संस्थाओं का ग्रुप है जिसको वो कंट्रोल करते हैं, जो है पॉलिसीज को प्रभावित करते हैं जी, जैसे उन्होंने तभी लिख के रखा है जी, कि हर एक कंट्री में कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी अपने कब्जे में होनी चाहिए, जी, क्योंकि उनको पता था कि अभी कम्युनिज्म के नाम पे हमारे तरफ लोग नहीं आने वाले हैं। तो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है, उसको ही हाईजैक करो। तो आप देखेंगे आज अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी इज ऑलमोस्ट लाइक अ कम्युनिस्ट पार्टी, भारत में कांग्रेस पार्टी इज ऑलमोस्ट लाइक अ कम्युनिस्ट पार्टी। कांग्रेस वाज ऑलवेज अ लेफ्ट ऑफ सेंटर, यस, बट अभी उसको एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ लेके गए वो। जी, जी, तो अभी इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कम्युनिस्ट पार्टी, जी, कम्युनिस्टों की ही भाषा बोलते हैं। जी हाँ, तो वो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करना है, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना है, और तीसरा है जुडिशरी को कंट्रोल करना है। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस जो है, इनके अंदर घुस के इनको धीरे धीरे खोखला करके हमको ये इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करके कोलैप्स करना है। क्यों करना है? तो 3 चीज़ें उनको ख़त्म करनी है। पहली बात है परिवार व्यवस्था, फैमिली के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा आक्रमण होता है, फोकस होता है। उनको फैमिली इंस्टीट्यूशन को ख़त्म ही करना है, क्योंकि संस्कृति कहाँ से बनती है? संस्कृति फैमिली से बनती है, फैमिली से संस्कार मिलते हैं, संस्कारों से संस्कृति बनती है। तो फैमिली को ख़त्म करो, ये उनका पहला है। दूसरा है रिलीजन, धर्म व्यवस्था को ख़त्म करो, क्योंकि रिलीजन के ऊपर भी संस्कृति डिपेंडेंट रहती है, तो रिलीजन को ख़त्म करो। और तीसरा है देश प्रेम, राष्ट्रीयत्व की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, ये उनसे सही नहीं जाती है। तो ये 3 चीज़ों को ख़त्म करना है। ये जब हम इनको ख़त्म करेंगे तो संस्कृति ख़त्म हो जाएगी, संस्कृति ख़त्म हो जाएगी तो देश ख़त्म हो जाएगा। ये उनका स्ट्रैटेजी है, और इसलिए उन्होंने किस तरह से सोच समझ के एक लंबी स्ट्रैटेजी बना के 100 साल कंसिस्टेंटली काम करके आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कैसा ला दिया है उस कगार पे कि ये ख़त्म होने वाला है। और भारत के ऊपर भी यही उनका आक्रमण चल रहा है, इसी विचारों से, इसी स्ट्रैटेजी से वो भारतीय सभ्यता को भी ख़त्म करना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को भी ख़त्म करना चाहते हैं। और परिवार व्यवस्था पे आक्रमण, धर्म व्यवस्था पे आक्रमण और देश प्रेम पे आक्रमण, ये हो रहा है, होने वाला है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में तो हो चुका है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभिजीत जी, आपसे बात ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है, समय के अपने दायरे होते हैं। और मैं बस केवल इतना ज़रूर दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये वामपंथी दीमक आप पढ़ें, और जिस तरह से आपको बातों में महसूस हुआ कि कितनी इंटरेस्टिंगली कहानियों के ज़रिए ये बात आगे आई है कि हमें वामपंथ से किस तरह से देखना है, समझना है और उससे बचना है।
तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। और अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी खूबसूरत किताब हम लोगों तक पहुंचाई। थैंक यू। और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी आपकी बातचीत के बाद इस किताब की ललक बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। मैं यही चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लगता है, क्योंकि इसमें इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है। और जैसा आपने अपनी बातचीत में बताया, वो उसके बाद तो फिर यही होगा कि क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है और क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए।